आइंस्टाइन ने कहा था इंटेलेक्चुअल ग्रोथ शुड कमेंस एट बर्थ एंड ईज ओनली एट डेथ। हदीस भी है कि इल्म हासिल करो गोद से गोद तक। सो पैदा होने से लेकर मरने तक जो आपकी एजुकेशनल अटेनमेंट की का सफर है वो खत्म नहीं होना चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस एंड नॉलेज की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोग जो कि ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे होते हैं ऑनलाइन और अपने आप को इंगेज करते हैं एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और एक्सचेंज ऑफ नॉलेज में। क्योंकि यहाँ पर जब आप एक चीज देखें, नॉलेज में क्या कहते हैं, सॉरी, और वो अपनी नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं किसी खास टॉपिक के ऊपर। ठीक है, उसका एम ये भी हो सकता है कि हम कोई नई चीज दरियाफ्त करें, और उसका ये भी हो सकता है कि हम अपने इंटरेस्ट्स और जो प्रैक्टिसेस हैं उनके रिलेटेड जो सवालात हैं उनके जवाब तलाश करें। अभी यहाँ पर क्या होता है, एक कोर्स स्टार्ट हुआ, एक क्लास स्टार्ट हुई, उसके बाद सब ने कहना शुरू किया इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। तो इसका मतलब है कि वो एक ऑनलाइन ग्रुप बन गया जिसको हम कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस कह सकते हैं। वो एक आध दिन तक तो वो ग्रुप चलता है। जब एक आध दिन गुजर जाता है तो उसके बाद उसमें कोई बंदा जो है वो आयत करीमा और अहादीस एज अ गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना शुरू कर देता है। और दूसरा जो है उसकी कोशिश होती है कि मैं अपनी ऑनलाइन सेल के जो आर्टिकल्स हैं, ये जो मैं बिजनेस चलाया हुआ है मैंने, वो मैं यहाँ बेच लूँ। तो वो अपने बीच में ऐड डालना शुरू कर देता है। और उसके बाद कुछ लोगों की ये कोशिश होती है कि वो असाइनमेंट्स लिख रहे हैं तो वो अपनी असाइनमेंट्स बेच के अपना खर्चा निकाल लें। तो वो असाइनमेंट्स बेचना शुरू कर देते हैं। कोई बंदा कहता है कि जी मैं पैसे लेता हूँ और आपको क्विज कराता हूँ, तो वो क्विज का इश्ताहार देना शुरू कर देता है बीच में। तो उसका मकसद उस ग्रुप का फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स टू गेट द नॉलेज अबाउट द टॉपिक, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और फौत हो जाता है वो एम। और ये एक ग्रुप के साथ नहीं है, ये तमाम ग्रुप में यही हिसाब है। और जो एक सबसे बड़ा मैंने प्रॉब्लम देखा है ना इन ग्रुप्स में, हर बंदा जो है ना वो अपना मंजन बेचने के चक्कर में, कि मैं किसी तरह कुछ बेच लूं यहाँ पर। तो दिस इज द डेफिनेशन। आगे चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय कम्युनिटी? कम्युनिटी एक सोशल स्ट्रक्चर होता है। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो एक सोसाइटी जो है उसके अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं। और अगर एक कम्युनिटी की बात करें, उस कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। तो कम्युनिटी इज अ सोशल स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम लोकेलिटी, या वो एक सेम रिलीजन से बिलोंग करते हैं या सेक्ट से बिलोंग करते हैं, या सेम सोशियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो हैं वो शेयर करते हैं। कोई एकेडमिक एंड प्रोफेशनल फील्ड जो है वो उनका सेम है, लाइक बीएड के तमाम स्टूडेंट्स हैं वो मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, तो वो एक बीएड की कम्युनिटी होगी। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी शेप्स ईच पर्सन्स व्यू एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उनकी सोच ऑलमोस्ट एक जैसे होती है। होमोजेनस भी हो सकती है, हेट्रोजेनस भी हो सकती है, कि ग्रुप में मेल फीमेल भी हो सकते हैं या खाली मेल भी हो सकते हैं, टीचर स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं या खाली स्टूडेंट्स हो सकते हैं। वो ग्रुप लार्ज भी हो सकता है, वो ग्रुप स्मॉल भी हो सकता है।
एग्जाम्पल्स की जब हम बात करें, लोकल भी हो सकती है कम्युनिटी और ग्लोबल भी हो सकती है, लेकिन एक चीज फॉर श्योर है कि ये जो कम्युनिटी है ये ऑनलाइन होती है। ठीक है, पाकिस्तान के लोग भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। एक ग्रुप अगर क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर मैं बात करता हूँ, वो पाकिस्तान का भी बना हुआ है और एक इंटरनेशनल बना हुआ है, तो दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेस टू फेस हो सकती है, ऑनलाइन हो सकती है। हम कोई टाइम रखते हैं, किसी जगह पर हम मिलते हैं। इस्लामाबाद में रहते हुए, पिंडी इस्लामाबाद में हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि जिसको हमने नाम दिया था रिसर्चर्स कैफे का। तो पहली सिटिंग पर तो हम सिर्फ 3-4 लोग आए थे। हम कोई एक पॉइंट, कोई एक कैफे या कोई एक टी स्पॉट, टी स्टॉल या कोई एक रेस्टोरेंट हम चूज कर लेते हैं और वहाँ पर हम बैठते हैं। हर बंदा अपना अपना चाय का कप लेता है या हर बंदा अपना अपना खाने की पेमेंट करता है, और वहाँ पर बैठ के हम म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो रिसर्च के टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करते थे। तो दैट वाज फेस टू फेस कम्युनिटी। ऑनलाइन भी हो सकती है ये, क्लोजली डिफाइंड भी हो सकती है, फार रीचिंग भी हो सकती है, नेटिव भी हो सकती है, सेटल्ड भी हो सकती है। नेटिव का मतलब है कि मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं पला, यहीं पढ़ा। सेटल्ड का मतलब है मैं पैदा तो कहीं और हुआ बट आके मैं यहाँ चकवाल में शिफ्ट हो गया और उसके बाद मैंने यहीं रहना शुरू कर दिया, वो सेटल्ड हो सकती है। 'लेव एंड वेंगर ने 1991 में he introduced the concept of community of practice, which describes a learning theory with a strong relationship to the social construction of knowledge। कि हम एक दूसरे को नहीं जानते बट हम एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे की स्किल से फायदा उठाते हैं। अ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस इज नॉट सिंपली अ क्लब ऑफ फ्रेंड्स, कि हम दोस्त मिलते हैं और गपशप लगाते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप बनता है और उसके बाद जिसका दिल करता है हदीसें शेयर करता है, जिसका दिल करता है कुरानी आयतें शेयर करता है, जिसका दिल करता है असाइनमेंट बेच रहा है, किसी का दिल करता है क्विज बेच रहा है, किसी का दिल करता है अपनी ऑनलाइन शॉपिंग शॉप में से सूट बेचना शुरू कर देता है। तो इट्स नॉट लाइक दिस। इसका एक ही होता है कि नॉलेज एक्वायर करनी है। इट हैज आइडेंटिटी डिफाइंड बाय अ शेयर्ड डोमेन ऑफ इंटरेस्ट। वो जो एक इंटरेस्ट चीज होती है ना, उसी के ऊपर सिर्फ बातचीत होती है और सिर्फ उसी के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। अदर देन दैट हम चीजें उसमें शेयर नहीं करते। In pursuing their interest in their domain, members engage in joint activities or discussions, help each other, share information, और ये bonding एक community की जो है ये बनती चली जाती है। Community of practice is not merely a community of interest people, कि जो एक खास तरह की मूवीज पसंद करते हैं फॉर इंस्टांस, ठीक है, या कोई खास किस्म का कोई फिशिंग का शौक है सबको, तो वो है, तो दैट इज नॉट अ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस। मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस आर प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, प्रोफेशनल्स हैं वो अपने अपने फील्ड के, ठीक है। दे डेवलप अ शेयर्ड repo of resources, experiences, stories, tools, ways of addressing recurring problems, in short a shared practice on the same topic, जिसमें enhancement of knowledge जो है वो aim हो। Forms of knowledge in community of practice: professional knowledge, practical knowledge and content knowledge होती है। Critical, actual, reflective and perceived, ये तमाम perceptions, reflection, critical thinking ये इनमें add up होते चली जाती है और ये content जो है ये improve होना शुरू हो जाता है। Perceived knowledge और perception क्या होती है? When information passes through our knowledge filter, one of three things happen, तीन चीजें होती हैं। हम समझते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी है तो हम आगे चलते हैं, अदरवाइज हम वहीं पर रुक जाते हैं। हम कहते हैं ये नॉलेज मेरे लिए जरूरी नहीं है, बस खत्म हो गया वहां पर। We do not immediately recognize the information, but we believe it may be meaningful। हम ये समझते हैं कि शायद ये मीनिंगफुल हो, उसके बाद हम आगे सुनना शुरू कर देते हैं। The information is meaningful to us and therefore passes through the next filter, that is valuing filter। हम ये कहते हैं कि जी हाँ ये information ठीक है मेरे लिए,
फायदेमंद है तो मैं उसके ऊपर उसको पढ़ना शुरू करता हूँ, और उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि क्या ये वाकई वैल्यू रखती है मेरे लिए। अगर रखती है वैल्यू तो मैं उसको रिटेन करता हूँ अपने पास, अदरवाइज मैं अपने जहन में से निकाल फेंकता हूँ। इफ अ पर्सन ऑलवेज फील्स वेल इन्फॉर्म्ड, एक बंदा ये समझता है कि नहीं मुझे तो सब पता है, मैं सब जानता हूँ, मैं रसूल सानी हूँ, तो वो बहुत जल्दी चीज़ों को क्लोज कर देगा और लोगों को नहीं सुनेगा। तो जब वो नहीं सुनेगा तो एडिशनल इंफॉर्मेशन वो नहीं ले पाएगा, और उससे क्या होगा कि जब वो कोई एनालिसिस करेगा, किसी चीज़ पे बात करेगा, तो वो गलत बात करेगा, बिकॉज उसकी अपनी नॉलेज के हिसाब से वो चीज़ें ठीक हैं, बट जो एक्चुअल नॉलेज चल रही है उसके मुताबिक वो चीज़ें ठीक नहीं। परसेप्शन है ना, इसको परसेप्शन कहते हैं, कि मेरी परसेप्शन है, मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक है तो ये ठीक है, नॉट नेसेसरली अगर मेरी परसेप्शन ठीक है तो जरूरी नहीं है कि मेरी परसेप्शन ठीक है, दूसरे की परसेप्शन भी ठीक हो सकती है। परसीव्ड नॉलेज जो होती है वो इट इज हाईली सब्जेक्टिव। इट इज बेस्ड ऑन वंस कल्चर, उसकी सराउंडिंग्स, उसकी एजुकेशन, उसकी एक्सपीरियंस, उसका जेंडर, उसका एज ग्रुप, उससे रिलेटेड होती है। और ओवरऑल ये इट मे और मे नॉट बी राइट, यूनिक होती है। और इट इज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट चेंज, बिकॉज नई इन्फॉर्मेशन जब आती है तो पुरानी इन्फॉर्मेशन को हमने निकाल बाहर फेंकना होता है, और नई परसेप्शन, नई इन्फॉर्मेशन को एम्ब्रेस करना होता है। अगर इसको एम्ब्रेस ना करें, चेंज ना करें, तो फ्रीक्वेंटली ये इनएक्यूरेट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव नॉलेज की। एक तो परसीव्ड नॉलेज हो गई, और दूसरी क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव नॉलेज। सेमेस्टर रिपीट होगा या नहीं होगा, मुशर्रत शायद इसका जवाब भी आपको रीजन दे सकता है। ना आपको ये फेलो स्टूडेंट्स को जवाब दे सकते हैं, ना मैं कोई जवाब दे सकता हूँ। सो इस डिस्कशन का फायदा कोई नहीं है, आप अपने रीजन से कांटेक्ट करें, वो आपको बताएगा, और जितनी जल्दी कांटेक्ट कर लें उतना ज़्यादा बेहतर है, कि वो आपकी मदद कर सकते हैं अगर अभी नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज जब चीज़ें क्लोज हो जाएंगी तो फिर कोई भी हेल्प नहीं कर सकेगा। क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव नॉलेज की हम बात कर रहे थे, तो क्रिटिकल नॉलेज जो है वो जवाब देती है हाउ एंड वाई, कि चीज़ें क्या हैं और कैसे एग्जिस्ट करती हैं इस फॉर्म में, और क्या मिसिंग है इसमें जो कि हमने मजीद इसमें शामिल करना है। Reflective knowledge requires justification as to taking one source to be reliable. Reflective knowledge turns out to be a meta competence, multiple sources से जो information आती है उसको हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके हम अगले बंदे के सामने रख देते हैं, ताकि उसको समझ आ जाए तमाम चीजें कि किस तरीके से चल रही है। Disposition to aptly evaluate the circumstances. If one is to have reflective knowledge, one must have an understanding of its place in a, उसको पूरा पता होना चाहिए कि ये रिफ्लेक्शन किस तरीके से आई, इसका सोर्स क्या था, इसकी थ्योरीज क्या थी, किस रिसर्चर ने बात की थी, इंफॉर्मेशन कहाँ से आई थी, क्या ये ठीक है, ये क्या ये ठीक नहीं है। हाउ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस हेल्प्स एन इंडिविजुअल, आप अगर बीच में हैं तो आपके साथ सीनियर कुलीग हैं, जूनियर कुलीग हैं, ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं, लोकल एक्सपर्ट्स हैं, तो ये आपको मुख्तलिफ नॉलेज दे रहे हैं, और इस नॉलेज को आप प्रोसेस करके कुछ रिटेन कर रहे हैं, कुछ को खारिज कर रहे हैं, और जवाबात की शक्ल में जब ये नॉलेज आप वापस भेजते हैं तो वो लोग भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। Community of knowledge is a group of people who gather online and engage in the acquisition and exchange of knowledge around a particular topic, either with explicit goals or building new knowledge, or less formally through shared interest and practices। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके ऊपर।
इन द करंट सेंचुरी वी कैन ईजिली गो बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट्स। इंटरनेट के ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, टीम्स है, उसके बाद जूम है, देयर आर नंबर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनके ऊपर आप लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ दीज ग्रुप्स नेटवर्क्स most of these groups networks and shared knowledge in conferences, seminars, webinars, and social media networks, etc., and then continue to share knowledge through creation practices. यूनिवर्सिटीज में रिसर्च कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, कुछ ऑनलाइन सेमिनार होते हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं, उनको आप अटेंड करते हैं, वहाँ पर आप सवालात पूछते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन और आपकी नॉलेज रिगार्डिंग सर्टन सब्जेक्ट जो है वो बेहतर होती चली जाती है। A group of individuals informally bound, जरूरी नहीं है कि वो पक्के बंधे हुए एक दूसरे के साथ, they can detach, वो अलग भी हो सकते हैं, वो शामिल हो भी सकते हैं और खाली एज अ साइलेंट ऑब्जर्वर भी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। इनफॉर्मली बाउंड टू वन अनदर थ्रू एक्सपोजर टू अ कॉमन क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स, एक ही तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक ही तरह के प्रॉब्लम होते हैं, एक ही तरह की नॉलेज हासिल करना चाहते हैं वो, और उनके सोल्यूशंस में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, और वो तमाम मिल के एक स्टोर ऑफ नॉलेज बनाते हैं जिसमें से तमाम लोग फायदा उठाते हैं। A group of people who share a concern, a set of problems, or a passion about a topic, and who deepen their knowledge and expertise in this area by interacting on ongoing process. टाइम टू टाइम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, जो नॉलेज उनके पास होती है उसको शेयर करते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको पुट अक्रॉस करते हैं और उनके हल निकालने की कोशिश करते हैं। डायमेंशंस क्या हैं कम्युनिटीज ऑफ नॉलेज? The perspective of communities of knowledge are practice efforts, effects, educational practices along three dimensions: internally, externally, and over the lifetime. Internally, how to organize educational experiences that ground learning in practice through participation in communities around the subject matters. हम कैसे इसको improve कर सकते हैं अपनी educational practices को? Externally का मतलब है कि हम कैसे connect कर सकते हैं बाकी students के साथ या बाकी जो peripheral के लोग हैं उनके साथ, और जो साथ वाली communities हैं उनके साथ, कि अपनी educational institutions की जो knowledge है उसको हम enhance कर सकें। Over a lifetime of a student, how to serve the lifelong learning needs. क्योंकि एक कॉलेज स्कूल खत्म होने के बाद जरूरी नहीं है कि मेरी लर्निंग खत्म हो गई है। मैं ग्रुप्स ज्वाइन करता हूँ, उनमें मैं शामिल होता हूँ, मैं अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ और मैं नॉलेज एक्वायर करता हूँ, और ये थ्रू आउट द लाइफ ये चीजें चलती रहती हैं। फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिटीज ऑफ नॉलेज जो है वो क्या होती है? सबसे पहले पर्पस, एम शुड बी अंडरस्टूड बाय ऑल मेंबर्स, ताकि वो उस ग्रुप और उस जगह पर सिर्फ वही चीजें भेजें जो कि उस ग्रुप से रिलेटेड है, ना कि कोई और चीजें भेजना शुरू कर दें, वो तमाम चीजें जो कि मैंने पहले डिस्कस की हैं। फंक्शन, ओनली रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस शुड बी शेयर्ड, वहां पर सिर्फ वही होनी चाहिए। आउटपुट, इसकी आउटपुट क्या निकलती है? जब हम शेयर करते हैं, जब हम नॉलेज लेते हैं एक दूसरे के साथ, हम डिस्कशन करते हैं, आर्टिकल्स लिखने में मदद करते हैं और चीज़ें पब्लिश होती हैं, अनपब्लिश्ड सोर्सेज हमें मिलते हैं, कुछ इवेंट्स का पता चलता है, वो इवेंट्स हम अटेंड करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और उन इवेंट्स के ऊपर हम जो मेंबर्स जिनसे हम फेस टू फेस नहीं मिले होते वो मुलाकात भी हमारी हो जाती है। और फिर और ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वर्चुअल टू रियल। हम एक दूसरे के साथ बात तो कर रहे हैं लेकिन हम देख नहीं पा रहे एक दूसरे को, हम मिल नहीं पा रहे फिजिकली एक दूसरे के साथ। तो जब आपकी इंटरेक्शन बढ़ती है तो फिर मिलने के चांसेस भी जो है वो बढ़ जाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटीज ऑफ नॉलेज। फॉर्मेशन, सबसे पहले जो बनाए जाते हैं कि कैसे बनते हैं, पोटेंशियल क्या है, यूनिटी और डिस्कवरी ऑफ नेटवर्क जो ऑलरेडी अवेलेबल है वो, या कोई नया बनाया जाएगा। इंटीग्रेशन, मैच्योरिंग एंड स्टीवर्डशिप्स गाइड एंड प्रोसीड। इंटीग्रेशन का मतलब है ये वो स्केप फोल्डिंग, जिस तरह मैंने पहले बताया था ना पिछले लेक्चर में, कि स्केप फोल्डिंग होती है, आप आहिस्ता आहिस्ता चीजें सीखते हैं और उसके बाद
आप अपने तौर पे निकल जाते हैं, एंड देन यू प्रोसीड। ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रॉडर एस्पेक्ट्स ऑफ टू एनहांस ओनरशिप। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आप वर्चुअल से रियल में भी, रियलिटी में भी आ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को आप बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। शेयरिंग नॉलेज बेस किस तरह होता है? ट्रेनिंग्स, ड्यूरिंग समर टर्म मैनी इंस्टीट्यूशन अरेंज टीचर्स ट्रेनिंग फॉर शेयरिंग द प्रैक्टिकल नॉलेज, तो वो एक ग्रुप होता है। कॉन्फ्रेंसेज होती हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं लोगों को प्रेजेंट करने का, और वो लोग जो अटेंड करते हैं उनको कुछ समझने का और कुछ सीखने का। सेमिनार्स होते हैं जहाँ पर एनालिटिकल पेपर्स और एसेस प्रेजेंट किए जाते हैं, वहाँ पर आप लोगों की नॉलेज से फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन ब्लॉग्स होते हैं, फ्री राइटिंग एंड रिफ्लेक्शंस अवेलेबल होती हैं, आप उनको पढ़ते हैं, पढ़ के उनसे आप नॉलेज सीखते हैं और आप लिखने की तरफ शायद राग़िब भी हो जाते हैं। वेबिनार्स होते हैं, शॉर्ट वीडियो मैसेजेस एंड रिव्यूज़, publications, magazine, journals, and books जो हैं वो। So that was all from my side as far as this unit was concerned. किसी को कुछ सवाल हो तो वो पूछ सकता है।